Hello students, good morning to all of you and welcome once again in class 9th. Students, today we are going to study about the major physical features of physiographic division of our country. What is the name of major physical features? Today lecture, the northern plain. आज हम जो भारत का मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है उसके दूसरे पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं और उस मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न का नाम क्या है, फिजिकल फीचर्स का नाम क्या है, द नॉर्दर्न प्लेन. सो स्टूडेंट्स, लेट्स वी कंटिन्यू आवर स्टडी. और स्टूडेंट्स, आज हम जिस पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट किधर है, वो जस्ट हिमालय माउंटेन, ये रीजन जो हिमालय माउंटेन का रीजन है उसके जस्ट किस पार्ट में है, साउदर्न पार्ट में है. इसे हम इंडो गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते. ये तो इंडो गंगेटिक प्लेन बीच वाला पोर्शन जो है इसको इंडो गंगेटिक प्लेन कहते हैं. वैसे खास करके ये जो है वो नॉर्दर्न प्लेन ही कहलाता है. ये पूरा पार्ट ये जो देख रहे हैं पिंक कलर वाली, ये पूरा पार्ट नॉर्दर्न प्लेन के नाम से ही जाना जाता है. और ये किधर है, ये आपको जस्ट हिमालय के, ये देखिए, ये जस्ट हिमालय का ये जो 3 रेंज का आप पिछले लेक्चर में आप पढ़े थे 3 रेंज, उसके जस्ट नीचे स्टार्ट होता है. और अगर आप इंडिया के फिजिकल मैप को देखेंगे तो इस तरह से ये नीचे वाला पार्ट भी हुआ, ये पूरा रीजन, और ये आसाम का फील्ड हो गया. बीच वाला जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हैं इस मैप में, जो भी ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया ऐसे, ये जो पूरा जितना भी ग्रीन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो एरिया नॉर्दर्न प्लेन कहलाता है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स फॉर कंटिन्यू आवर स्टडी we have to move toward the textbook. Let's see. Students, लिखा है कि the northern plain has been formed by the interplay of the 3 major river system. ये जो नॉर्दर्न प्लेन जिसको हमने अभी आपको फीचर में दिखाया कि हिमालय माउंटेन के जस्ट नीचे में स्थित है, साउथ में स्थित है, तो वो क्या चीज़ से बना है, 3 मेजर रिवर सिस्टम से बना है. उसका नेम क्या है, नेमली द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र. यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इंटरप्ले टर्म है, यहाँ पे बना हुआ है का सेंस लेंगे यहाँ पे कि क्या चीज़ से बना हुआ है. नॉर्दर्न प्लेन जो है फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम, 3 नदी तंत्रों के द्वारा ये बनाया गया है. फॉर्म्ड मीन्स बनाना, और उन्हीं के द्वारा ये निर्मित है. तो एलॉन्ग विथ देयर ट्रिब्यूटरीज भी लिखता है, और साथ ही साथ ऐसा नहीं कि तीनों मेजर रिवर ही हैं, 3 मेजर रिवर सिस्टम लिखता है. 3 नदी तंत्र, यानी कि उन नदी की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि सहायक नदियां हैं, उन सब का भी कंट्रीब्यूशन इस प्लेन के फॉर्मेशन में है. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. अब यह प्लेन जो है वो क्या चीज़ से बना हुआ है, एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लेइंग एट द foothills of the Himalaya over millions of years formed this fertile plain. अब ये कह रहा है कि एलुवियम का जो डिपोजिशन है, जलोढ़ का जो निक्षेप है, डिपोजिशन मीन्स जमा करना होता है, तो जलोढ़ों का जो जमाव है वास्ट बेसिन में, वास्ट बेसिन बता रहा है गंगा का मैदान वाला एरिया. बेसिन कैसे था वो मैं अभी तुरंत एक फीचर्स के माध्यम से आपको बताऊंगी कि ये वास्ट प्लेन पहले बेसिन कैसे था. तो वास्ट बेसिन लेइंग एट द फुट हिल्स, और लेइंग मीन्स बिछाना होता है, फुट हिल्स बोल रहा है यानी कि हिमालय के नीचे, जैसे हमारी बॉडी है तो ये जो हेड वाला हिस्सा है वो ऊपर का हिस्सा है और हमारा जो पैर वाला हिस्सा है वो नीचे का हिस्सा है. तो फुट हिल्स बोलता है, फुट हिल्स ऑफ द हिमालय, यानी कि हिमालय के नीचे वाले रीजन में जो है वो एलुवियम का, ये वास्ट बेसिन में, बड़े बेसिन में एलुवियम का लेइंग, यानी कि एलुवियम जलोढ़ों को बिछाया गया. कब, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि कई सालों तक ये ऐसा काम होते रहा, और तब जाकर के क्या हुआ, फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन, और तब ये फर्टाइल प्लेन का निर्माण हुआ. अब हम लोग स्टूडेंट्स वी हैव टू मूव टुवर्ड द फीचर्स एंड इमेज. स्टूडेंट्स ये देखो, हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपको बताने का कि कैसे ये एक बेसिन था और इसका फॉर्मेशन इस तरह से कैसे हुआ. तो आप देखोगे कि ये रीजन जो है, ऊपर वाला रीजन जो है वो हिमालय का है,
ये पोर्शन पहले फीचर्स में भी आप देख चुके हैं कि ये हिमालय का पोर्शन है। अब मान लो कि ये हिमालय ऐसे नीचे होते हुए ये हिमालय का रीजन, यहाँ से प्लेट जो था, प्लेट इस प्रकार से ऐसे मूव करके ऊपर की ओर बढ़ा था, ऊपर की ओर बढ़ा, ये आप समझ रहे होंगे, पहले भी बताए हैं। अब जब प्लेट ऊपर की ओर जब चढ़ रहा है तो नीचे वाला एरिया आप अपने हाथ की ऐसे जो आपकी कलाई वाला हिस्सा होता है उसको मोड़ करके देखो, हथेली को ऊपर उठाओगे और ये जो हैंड का पोर्शन है उसको सीधा रखोगे तो बीच में आपको गड्ढा दिखाई देगा। सेम उसी तरह से प्लेट जब ऊपर उठा तो हथेली आपका जो है वो एक प्रकार से समझो हिमालय हुआ, और कलाई से बैक में हैंड साइड जो हुआ वो आप समझो कि ये प्लेन वाला एरिया है। ये आप कलाई को मोड़ोगे तो ठीक इसी प्रकार का आपको फॉर्मेशन दिखाई पड़ेगा, बीच में यहाँ पे गड्ढा दिखाई देगा। तो आप समझो कि जब ये प्लेट उठा तो यहाँ पे तो स्वाभाविक है, ये देखो यहाँ से हम मानेंगे ये प्लेन एरिया है, यहाँ से एरिया जो है वो इसके बराबर में आएगा, ये हिमालय का फुट हिल्स हुआ। अब ये प्लेन एरिया ये बराबर में आएगा, लेकिन पहले जब प्लेट उठा तो इस तरह से गड्ढा हो गया यहाँ पे। अब जब गड्ढा हो गया तो आप जानते हैं कि बहुत सारी नदियाँ जो है वो हिमालय से होते हुए या पर्वतों से, पठारों से, इन सब पहाड़ियों से निकलती है। तो सपोज दैट ये नदी बहती हुई आ रही है। अब ये नदी बहती हुई आ रही है तो ये रिवर सिस्टम इधर बहती हुई गई। आप जानते हैं नदियों में बाढ़ आती है। अब नदियों में बाढ़ आती है तो हमने यहाँ कोशिश किया है, देखिए वाटर फ्लो हो रहा है, ये बाढ़ का पानी इधर उधर बह रहा है। अब बढ़ रहा है तो आप ये जानते हैं कि नदियाँ जब बहती है तो अपने साथ सेडिमेंट्स बहा कर लाती है। सेडिमेंट्स मीन्स कचरा, जो गाद होता है। नदी रास्ते में जितना चीज़ काटते हुए, कंकड़, पत्थर, मिट्टी, पेड़, ये सब चीज़ों को काटते हुए लाती है उधर से। और ये सब देखो, ये हमने बीच में ये सब जो है वो सेडिमेंट्स दिखा, ये सब साथ में लेकर के आती है। जब ये साथ में लेकर के आती है तो पानी जब वाटर ओवरफ्लो होता है इधर, तो साथ में ये सेडिमेंट्स भी बाहर चले जाते हैं नदियों के साथ, और बाहर जा कर के क्या होते हैं, ये मैदानों में जा कर के प्लेन एरिया जो बेसिन था पहले, सपोज दैट पहले तो बेसिन था, चूँकि हमने पढ़ा कि थाउजेंड्स मिलियंस टाइम लगा इसको बनाने में। तो धीरे धीरे करके ये जो है वो नदी सेडिमेंट्स को जमाती गई बाढ़ के पानी से, और इस तरह से ये जो बेसिन था, ये पूरा पार्ट जो गड्ढा था, ये क्या हो गया, ये पूरा भर गया। देखो हमने ग्रीन से यहाँ पे आपको शेड कर दिया है ताकि पता चले कि अब ये प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होती है, इसलिए हमने, और मैप में भी प्लेन एरिया को ग्रीन कलर से शेड किया हुआ रहता है। तो हमने इसको बनाने का कोशिश किया। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह से हिमालय की जो रिवर सिस्टम है, आप जानते भी हैं कि हिमालय से 3 नदियाँ निकलती, मेजर जो रिवर है वो इंडस यानी कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो इस तरह से ये 3 साइड से, वेस्टर्न में सिंधु, मिडिल में गंगा और ईस्टर्न पार्ट में ब्रह्मपुत्र रिवर है। और ये तीनों रिवर और उनकी जो सहायक नदियां हैं, मीन्स ट्रिब्यूटरीज, मैं उसको समझाऊंगी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, अभी समझ लो। उसकी साथी नदी जो है इन तीनों मेजर नदी की, उनके द्वारा ये प्लेन एरिया का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से नॉर्दर्न प्लेन बना। आपने पीछे पढ़ा टेक्स्ट बुक में कि एलुवियम से के डिपोजिशन से होता है, तो हमने एलुवियम भी बताया। ये सब जो है, यही सेडिमेंट्स जो है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलुवियम बोलते हैं, इसी को हम लोग जलोढ़ बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए फिर हम अब उधर टेक्स्ट बुक की ओर मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग इसको देख चुके थे, ये एरिया यहाँ तक हम लोग देख चुके थे कि कितना टाइम लगा था, ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यहाँ पे लाखों साल लिखा हुआ है इसमें, फर्टाइल और इस तरह से उपजाऊ मैदान बना। आपको ये भी पता है कि जब एलुवियम डिपोजिशन जहाँ पे होता है तो एलुवियम जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, वहाँ पे कृषि, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी होती है। अब आगे पढ़ते हैं कि इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये प्लेन का जो टोटल एरिया है, जो टोटल लंबाई और चौड़ाई है नॉर्दर्न प्लेन का, वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग। हिमालय की तरह, हिमालय की भी जो लंबाई थी वो 2400 किलोमीटर थी, तो लंबाई इसकी भी उतनी है, लेकिन इसकी जो चौड़ाई है, ब्रॉड कह रहा है 240 to 320 किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन की चौड़ाई जो है वो हर जगह ऐसा नहीं है कि समान है, कहीं इसकी चौड़ाई बहुत अधिक है तो कहीं थोड़ी कम है, कहीं 320 किलोमीटर है, कहीं उससे कम, कहीं 240 भी, यानी कि ये एवरेज दिया हुआ है, 240 से भी कम हो सकती है, ये यहाँ पे एक एवरेज चौड़ाई दिया हुआ है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड,
फिजियोग्राफिक डिवीजन। अब ये जो नॉर्दर्न प्लेन जो है वो बहुत ही घना बसा हुआ है। घना बसा होने का कारण क्या है कि एक तो रिवर सिस्टम से बना हुआ है, वाटर सफिशिएंट वाटर मिल जा रहा है, उसके बाद मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन होता है, उसके बाद फर्टाइल सॉइल है। तो बहुत सारे सूटेबल कंडीशन जो ह्यूमन बीइंग के लिविंग के लिए चाहिए वो सब यहाँ पे मिल जाता है, इसलिए डेंसली पॉपुलेटेड है। विथ अ रिच सॉइल कवर, रिच सॉइल कवर बता रहा है यानी कि फर्टाइल सॉइल है तो इसलिए रिच सॉइल कवर बोल रहा है। कंबाइंड विथ एडेक्वेट वाटर सप्लाई, अभी मैंने आपको बता दिया, एंड फेवरेबल क्लाइमेट, ये भी मैंने बताया आपको अभी। ये सब इट इज़ द एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, और कृषि की दृष्टि से ये काफ़ी संपन्न और उपजाऊ एरिया है, तो इसलिए ये डेंसली पॉपुलेटेड है। अब देखते हैं कि यहाँ पे कुछ डू यू नो टर्म भी दिया हुआ है, तो डू यू नो टर्म को हम देखेंगे। लिखा है जैसे माजुली इन द ब्रह्मपुत्रा रिवर इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड। रिवराइन आइलैंड क्या होता है मैं इसको बताने का कोशिश करूँगी आपको, लेकिन वो जब समय आएगा तब मैं उसको बता देती हूँ। पहले टेक्स्ट बुक में जो लाइन से जो पार्ट पढ़ना है उसको देख लेते हैं। माजुली क्या है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में वो किधर है, क्या उसका पोजीशन है, मैं फीचर्स के साथ बताऊँगी। लिखा है कि द रिवर इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। यहाँ पे कह रहा है कि नदियाँ जो होती है तो नदियाँ अपने लोअर कोर्स में जब आती है, निचले एरिया में जब आती है तो क्या करती है, वो कई भागों में बट जाती है। अब कई भागों में जब वो बढ़ जाती है तो चैनल धाराएं अलग अलग हो जाएगी। अब ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सिल्ट कह रहा है। अब साद जो जमा होने लगते हैं तो अब मान लो कि पानी बह रही है, आप अपने घर में भी करके देख सकते हो, पानी बह रही है, बीच में कुछ ऐसा कंकड़ या मोटा चीज़ रुकावट के लिए डाल दो तो देखोगे कि एक धारा में जो पानी बह रही है एक चैनल में, वो क्या हो जाएगी, वो बीच वाला एरिया जहाँ पे आप कुछ सामान को रखे उसको काटते हुए दो धाराओं में बट जाएगी। तो इस तरह से अब डिपोजिशन कह रहा है। उसी तरह से नदियाँ जो गाद बहा करके लाती है तो जब अपने लोअर कोर्स में आती है, मैं इसको आपको एक फीचर्स के सहारे बताने का कोशिश करती हूँ। स्टूडेंट आप ध्यान से इसको देखिएगा कि कैसे डिपोजिशन के जमाव से नदियाँ दो धाराओं में बढ़ जाती हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। उसका नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव। ये देखो स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं एक रिवर, इधर से रिवर बहती हुई चली आ रही है। अब देखो ये जो सेडिमेंट्स बहा करके लाई, अब ये सेडिमेंट्स जो है वो जमा हो गया उधर से। अब लोअर कोर्स में रिवर कहाँ आ गई है, अपनी लोअर कोर्स में, यानी कि जब ऊपर से बहती हुई आती है, पहले मैं आपको लोअर कोर्स दिखाती हूँ, किधर लोअर कोर्स किसको कहेंगे रिवर का, पहले उसे आप देख लीजिए। यहाँ देखो कि ये देखो ये माउंटेन से रिवर निकली, तो ये शुरुआती का देख रहे हैं यहाँ पे स्लोप जो है। अब आप पानी ढाल पे गिराओगे तो पानी तेज़ी से, उसकी वेलोसिटी जो होगी वाटर की वो क्या होगी, अधिक तेज होगी। तब तो ये जो पिबल्स हैं, ये जो कंकड़ पत्थर या जो जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सब सेडिमेंट्स बहते हुए नीचे की ओर आते जाएंगे, बहुत तीव्र गति से पानी बहेगी। उसके बाद इसके बाद यहाँ हम इसको स्प्लिट कर देते हैं और ये बीच वाला एरिया को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग मिडिल कोर्स बोलते हैं। मिडिल कोर्स में वेलोसिटी थोड़ी कम होती है, चूँकि ढाल जैसे जैसे कम होता जाएगा वाटर फ्लोइंग की वेलोसिटी जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये धीरे धीरे जैसे ही वाटर का फ्लो कम होगा वैसे ही वो अपने साथ जो कैरी करके सेडिमेंट्स ला रहा है वो सेडिमेंट्स को बहा कर ले जाने में धीरे धीरे वो असमर्थ होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि तेज धार के साथ ही वो चीज़ बह पाएगी सेडिमेंट्स। अब देखो मिडिल कोर्स, अब ये नीचे वाला एरिया जो है यही है लोअर कोर्स। अब देखो यहाँ पे ढाल बिल्कुल कम हो गया है, देख रहे हैं यहाँ पे ढाल बिल्कुल ही कम है। अब लोअर कोर्स में क्या होगा, यहाँ पे जो सेडिमेंट्स होंगे वो सब बिल्कुल ही जम जाएंगे। अब नदियाँ एकदम असमर्थ है, जो बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सेडिमेंट्स जब हो गया एक साथ मिल करके, अब इसको ये ले जा नहीं सकती और ये यहीं पे जमी रह जाएगी। और जमी रह जाएगी उसके बाद क्या होगा, इस तरह का फीचर्स का निर्माण होगा। आप देखो ये इस तरह का फीचर्स बनेगा। अब ये जम गया, अभी ये जमा तो ये जो वाटर जो है वो इधर से तो एक चैनल में आ रही थी इधर से, अब ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे इसके दो चैनल हो जाएंगे, यानी कि दो धार। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। ये जो दो चैनल में नदियों की धारा जिस कारण जिस
चीज़ की वजह से ये बट जा रही है, तो इस पोर्शन को दो धाराओं में बहने वाली स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं। अब बच्चे आप कंफ्यूज मत करना, ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटिव में अंतर है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो आप समझ गए यहाँ पे, चूँकि बार बार आपके टेक्स्ट बुक में ट्रिब्यूटरीज पढ़ने को मिलेगा, पहले भी हम लोग ट्रिब्यूटरीज पढ़े, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव है। अब ट्रिब्यूटरीज क्या है उसको देखिए। ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है वो यमुना रिवर यहाँ पे है, और ये जो है वो गंगा का मेन कोर्स है। ये जो मोटी ब्लू कलर वाली लाइन देख रहे हैं, उसके बाद नीचे देखिए बे ऑफ बंगाल वाला ये पोर्शन है, माउथ ऑफ द गंगा। गंगा यहीं पे आकर के लास्ट होती है, माउथ ऑफ द गंगा लिखा हुआ है। यानी ये मोटी ब्लू लाइन देख रहे हैं वो मेन रिवर है गंगा, और उसके बाद ये यमुना रिवर है, वो एक क्या हो गई, इसमें आकर के मिल गई, तो यमुना क्या हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। यानी कि जब दूसरी नदियाँ अपनी वाटर को मेजर रिवर में मिला दे रही है और उसके साथ बहती हुई वो कहाँ तक, समुद्र तक, ओशियंस तक जा रही है। इस बहुत सारे ऐसे यमुना की तरह आप देखिए, इधर गोमती दिखेगा, घाघरा दिखेगा, गंडक दिखेगा, कोसी दिखेगा, बहुत सारी नॉर्दर्न जो माउंटेन एरिया है वहाँ से भी बहुत सारी नदियाँ बहती हुई आ रही है। उसके बाद नीचे में ये प्लेट्यू रीजन है, इधर से भी बहुत सारी नदियाँ, चंबल, बेतवा, ये सब जो रिवर हैं, ये सब जितने भी रिवर्स हैं वो बहते हुए आ रही हैं। तो ये मेन रिवर में जो जाकर के नदियाँ मिल जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। समझ गए आप इसको? तो ट्रिब्यूटरीज ये हो गए जो मेन रिवर में अपने वाटर को जाकर के मिला देते हैं, यानी मेन रिवर में मिल जा रहे हैं, तो वो सारी रिवर ट्रिब्यूटरीज कहे जाएंगे। लेकिन जब मेन नदी से ये एक नदी बहती हुई आ रही है और इस तरह से वाटर जो है वो दो चैनल में जब बहना शुरू हो जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव बोलेंगे। और अलग अलग धाराओं में बहती हुई अलग अलग जा कर के वो ये सपोज दैट इधर से आकर के समुद्र में गिरे और ये धारा इधर से जा कर के मिले, यानी एक साथ नहीं मिल रही है, तो यहाँ तो वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ट्रिब्यूट मीन्स मिला देना, ये सब वाटर जो है वो क्या हो जा रहा है, जा कर के मिल जा रहा है, तो ये ये ट्रिब्यूटरीज हो गया। समझ गए आप इसको? तो चलते हैं अब आगे की ओर। अब इसको देखते हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ये नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव तक हम लोग पढ़ चुके थे। लिखा है कि द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन 3 भागों में बटा हुआ है। क्या? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। आपको बताए थे कि प्लेन एरिया भी सबसे फर्स्ट में ही बताए थे कि 3 पार्ट में बटा है, एक मिडिल पार्ट है, एक वेस्टर्न पार्ट है, एक ईस्टर्न पार्ट है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन कहते हैं। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। आप बार बार देखते हैं कि वेस्ट साइड में कौन सा रिवर है, इंडस रिवर है, तो इंडस रिवर से पंजाब वाले प्लेन एरिया का निर्माण हुआ। द लार्जर पार्ट ऑफ द प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। और इस एरिया का सिंधु नदी से जो प्लेन एरिया बना है वो डिवाइड होने के बाद बहुत सारा एरिया जो है वो पाकिस्तान में चला गया। बहुत कम एरिया जो है वो इंडिया में है उसका। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज द झेलम, द चेनाब, द रावी, द व्यास एंड द सतलज ऑरिजिनेटेड इन द हिमालय। ये नदी इंडस भी कहाँ से ऑरिजिनेट, यानी कि उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हिमालय की। अभी मैं एक फीचर्स में आपको बता दूंगी कि इंडस किधर है, आप उससे देख लीजिएगा। द सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई द दोआब। अब ये जो प्लेन एरिया है तो वेस्टर्न पार्ट में बहुत सारे दोआब देखने को मिलते हैं। ये दोआब्स क्या है वो दिखाते हैं, क्योंकि कह रहा है कि प्लेन एरिया का जो सेक्शन है डोमिनेट हो रहा है दोआब्स के थ्रू। तो दोआब्स को एक फीचर में हम दिखाने का आपको कोशिश करते हैं। पहले तो दोआब कहते किसको हैं, और ये पंजाब का प्लेन एरिया जो है वो किधर है, ये 2 फीचर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो, ये जो है 2 नदी है, एक रिवर ये है और दूसरी रिवर ये है। अब ये 2 नदियों के बीच वाला जो पोर्शन है ये प्लेन एरिया है, ये जो है वो इधर ये सारा प्लेन एरिया है। तो ये बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग दोआब कहते हैं। चूँकि दो मीन्स 2 और आब मीन्स बहाव, तो इसीलिए इसको 2 बहाव। अब 2 बहाव के बीच का जो एरिया है इसको हम लोग दोआब कहेंगे। तो एक तो ये आप समझ गए दोआब क्या। अब इंडस किधर से ऑरिजिनेट होती है और किधर वो प्लेन बना रही है, इंडिया के किस पोर्शन में, उसको देख लेते हैं। यहाँ देख लो, इसको देखते हैं। यहाँ देखिए, ये जो है वो सतलज रिवर बता रहा है, यहाँ पे ये इंडस मानसरोवर लेक यहाँ से ये निकलती हुई आती है कि नहीं। अब ये जो है वो
सब सहायक नदी है, सॉरी इंडस जो है वो आपको ये यहाँ सपोज दैट ये मान लो यहाँ है इंडस। अभी यहाँ पे ये सतलज हो गया, रावी, चेनाब, झेलम और एक रिवर और है ब्यास। ये सब जा कर के किस में मिलती है, सब उधर जा कर के वो सिंधु नदी में मिल जाएगी। समझ गया कि नहीं। और ये जो है ये पूरा बीच वाला एरिया देखिए, दो रिवर के बीच बीच का एरिया दिखाई दे रहा है ना, ये सब बीच वाला पोर्शन जो है वो क्या कहलाएगा, दोआब कहलाएगा। और ये जो है ये इधर पूरा प्लेन एरिया का पाकिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा इससे फॉर्म्ड है। और अपने इंडिया का अगर माने तो सिर्फ ये पंजाब वाला हिस्सा जो है वो इसके थ्रू जो है वो डिपॉजिट होता है। प्लेन एरिया जो सेडिमेंट्स बहा करके नदियाँ लाती है, तो ये सतलज नदी सिर्फ पंजाब में अपनी सेडिमेंट्स को बहा करके ला रही है और उसको जमा कर रही है। तो इंडिया का पंजाब का पोर्शन सिर्फ सिंधु नदी के द्वारा बना है, तो इसीलिए इसको हम सिंधु नदी से जो फॉर्म हुआ है जो प्लेन एरिया, उसको हम लोग पंजाब का मैदान कहते हैं। समझ गए इसको। अब हम लोग गंगा प्लेन की बात करते हैं। लिखा है कि द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन घग्घर। ये कहाँ से शुरू होता है, गंगा प्लेन जो है वो कहाँ, उसका विस्तार गंगा प्लेन का घग्घर, राजस्थान की एक शुष्क घाटी है, सूखी हुई घाटी है, वहाँ से ये घग्घर एरिया एंड तीस्ता रिवर, वहीं तीस्ता नदी है, वहीं से इसका शुरुआत होता है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पाटली, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इट्स पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। कह रहा है कि जो गंगा प्लेन है वो गंगा प्लेन का विस्तार किधर है, भारत का नॉर्थ इंडिया में हरियाणा से शुरू होगा, घग्घर की शुष्क घाटी से बता, जो हरियाणा स्टेट, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, और तो ये गंगा का प्लेन हो गया। और अगर इसके ईस्ट में जाते हैं, असम वाला रीजन जो इंडिया का है, तो असम वाले रीजन में ब्रह्मपुत्रा प्लेन कहा जाता है, चूँकि वो ब्रह्मपुत्रा नदी से फॉर्म्ड हुआ। और ये बीच वाला पोर्शन जो दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वाला है, ये गंगा प्लेन वाला एरिया। शुरुआत में भी हमने आपको बताया था कि मिडिल पार्ट जो है वो गंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है, तो ये आप समझ गए। अब लिखा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज ए फ्लैट लैंड विथ नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। ये सपाट मैदान है, इसके रिलीफ में, भूमि के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, तो इसको डिस्क्राइब किया जाता है मेनली फ्लैट लैंड के रूप में। इट इज़ नॉट ट्रू। अब देखो कह रहा है कि यह सही नहीं है। ऐसे तो हम लोग सामान्यतः इसको कहते हैं कि प्लेन एरिया है, लेकिन आपका टेक्स्ट बुक कह रहा है ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? दिस वास्ट प्लेन ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। इस प्लेन में भी डाइवर्स रिलीफ फीचर है। अब कहने का मतलब इसका क्या है? कहने का मतलब है कि कहीं ऊंचाई बहुत अधिक है और कहीं इसकी ऊंचाई कम है। अब देखो और कुछ बताता है आपका बुक। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस वेरिएशन, ये जो वेरिएशन है इसके रिलीफ फीचर में, इसके ऊंचावच में जो वेरिएशंस हैं, इसके हिसाब से नॉर्दर्न प्लेन को 4 भागों में बांटा गया है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट। अब देखो 4 भाग बता रहा है इसका, यानी कि देख लो मैदान की ऊंचाई नीचाई कैसी है। ऊंचाई के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा जा रहा है। हम इसको आपको एक फिगर में बताएंगे। इसमें भावर, खादर, तराई और ये बांगर, भावर, तराई, बांगर और खादर, 4 पार्ट ऊंचाई के आधार पर बांटे गए हैं नदियों के। तो आपको बताते हैं कि ये डिपोजिशन जो है वो कैसे कैसे हुआ है। डायरेक्ट इसको हम लोग फीचर्स के थ्रू ही देख लेते हैं। यहाँ देखो ऊंचाई के आधार पर 4 भाग में बांटा गया है। ये देख लो, पहला जो है वो सबसे पहले देखो, ये तो हिमालय आप जानते हैं। अब शिवालिक रेंज के बाद ही प्लेन एरिया का शुरुआत होता है। तो शिवालिक रेंज के सबसे नीचे साउथ में अगर हम चलते हैं, ये साउथ वाला रीजन में, तो यहाँ पे पीबल्स, ये कंकड़ पत्थर का बहुत बड़ा जो है वो मैदानी एरिया। आपको दुन्स बताए थे पहले वाले फीचर्स में, दुन बताए थे कि जहाँ पे माउंटेन का लास्ट एंड पॉइंट है और प्लेन एरिया का शुरुआत वहाँ से धीरे धीरे होना शुरू हुआ। ये देखो यहाँ पे ग्रीन पार्ट है, प्लेन एरिया का शुरुआत हो गया और यहाँ पे माउंटेन एंड हो रहा है, यानी दोनों मिल करके अब प्लेन एरिया की ओर यहाँ पे बढ़ चले हैं। तो इसी पार्ट को दुन्स कहते हैं, आपको बताए थे पहले भी। तो ये एरिया जो है भावर, जहाँ पे नदियाँ बहती हुई आती है और यहाँ पे क्या करती है, इन भावर क्षेत्रों में ये ऐसे समा जाती है जैसे नदी का कोई अस्तित्व, नदी का पहचान पता नहीं चलता है कि नदी है, समझे। और उसके बाद ये इसी में इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट होती है निकलना और फिर उसके बाद बहती हुई आती है।
तो अब यहाँ पे देखो ये और नीचे का पार्ट हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, ये तराई, जहाँ से नदियाँ बहती हुई अब आगे की ओर फिर बढ़ रही है, तो ये पार्ट क्या हो गया, ये तराई वाला पार्ट हो गया। अब नदियाँ बहती हुई जब आगे की ओर बढ़ रही है तो ये इसको देखते हैं और ऊपर थोड़ा करते हैं कि अब ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, कि एक पार्ट ये आपको दिख रहा है और दूसरा पार्ट आपको ये सैंड कलर वाला दिख रहा है, ये वाटर है। अब एक आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, बिल्कुल ग्रीन एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपको बांगर हो जाएगा। यहाँ से आपको दिखा करके ले जाएगा, ये पार्ट जो है वो बांगर कहलाता है। और आपको बालू दिख रहा है, यानी कि पानी बह करके इधर आगे तक कभी जाता है बरसात के दिनों में, अभी पानी नहीं है, ये आपको सैंड रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बाढ़ का पानी जब वहाँ तक पहुँच जाता है, ज़मीन की नीचाई इतनी अधिक है कि पानी बाढ़ का वहाँ तक पहुँच जाता है, तो इसलिए उस एरिया को क्या कहते हैं, उस एरिया को हम लोग ये खादर कहते हैं। तो अब तो मेरे ख्याल से लगता है इस पार्ट को आप समझ गए होंगे कि भावर क्या है, तराई क्या है, बांगर क्या है और खादर क्या है। तो चलिए अब आगे यहाँ देखेंगे कि लिखा है कि द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व्ड इन द डिपोजिशनल वर्क। अब नॉर्दर्न माउंटेन से आता है और डिपोजिशनल वर्क में लग जाता है, पानी के साथ जो सेडिमेंट होता है उन सेडिमेंट्स को जमाने का काम शुरू कर देता है। इन द लोअर कोर्स, आपको लोअर कोर्स मैं बता चुकी हूँ कि लोअर कोर्स किधर है। इन द लोअर कोर्स ड्यू टू जेंटल स्लोप, आपको ये भी बताई हूँ कि स्लोप बिल्कुल जेंटल हो जाता है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेज विथ रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द रिवराइन आइलैंड। अब पानी का वेलोसिटी जो है वो धीरे धीरे कमने लगता है। मैंने आपको बताया था कि कमने लगेगा तो वो बीच में जो गाद होगा वो उस पानी के फ्लो को रोक देगा और पानी दो धाराओं में बंटना शुरू हो जाएगा। आपको डिस्ट्रीब्यूटिव बताते समय मैं बताई थी उस फीचर्स को एक बार। फिर अब मैं आपको उसी फीचर में एक और फीचर छुपा हुआ है जिसको हम लोग रिवराइन आइलैंड कहते हैं। तो वाटर का वेलोसिटी कम होने से कैसे रिवराइन आइलैंड बनता है, एक बार फिर उसको हम लोग पुनः रिकॉल करते हैं। यहाँ इसको देखेंगे, यहाँ ये आप देख रहे हैं बीच में, अब ये वाला पार्ट जो है वो यही रिवराइन आइलैंड हो गया। ये तो जो था क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव था, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बोले थे। लेकिन ये बीच वाला पोर्शन आप जो देख रहे हो ये क्या है, ये रिवराइन आइलैंड है। और एक टॉपिक आपको डू यू नो में पढ़ने को मिला था, माजुली रिवराइन आइलैंड। ये क्या है, ये माजुली रिवराइन आइलैंड है, जो कि किधर में है, ये असम में ब्रह्मपुत्रा नदी जो बहती हुई आती है, उसी ब्रह्मपुत्रा नदी में ये माजुली नाम की एक द्वीप है। और अब इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। ये असम का एक डिस्ट्रिक्ट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा इनहैबिटेटेड रिवराइन आइलैंड है। नदी में जैसे आइलैंड क्या होता है, पार्ट ऑफ द लैंड सराउंडेड बाई वाटर। ये देखो पार्ट ऑफ द लैंड है और सराउंडेड बाई वाटर है ही, लेकिन रिवर में जो इस प्रकार के आइलैंड बन जाते हैं उस आइलैंड को हम लोग रिवराइन आइलैंड बोलते हैं। और एक खासियत इसकी ऐसी है कि यह विश्व का सबसे बड़ा इनहैबिटेटेड यानी कि बसा हुआ ये रिवराइन आइलैंड है। और अब यह एक असम का जिला घोषित हो गया। तो इस तरह से हमने आपको प्लेन को समझाने का कोशिश किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।